जी, डियर स्टूडेंट्स बात मैं कर रहा था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को दो अप्रोच हैं सॉल्व करने के लिए। द वन इज डायरेक्ट मेथड, अदर वन इज आइटरेटिव मेथड्स। अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें तो गॉस एलिमिनेशन मेथड हम पढ़ चुके हैं, गॉस जॉर्डन मेथड भी हम पढ़ चुके हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ ये आइटरेटिव मेथड्स। सो आइटरेटिव मेथड्स भी दो तरह के हैं जो हमने आपके कोर्स में पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन इज गॉस सीडल मेथड एंड द नेक्स्ट वन इज गॉस जैकोबी मेथड। इस फ्लो चार्ट में एक चीज कॉमन है, दैट इज गॉस गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, गॉस सीडल एंड गॉस जैकोबी। तो दीज इनफैक्ट टोटल 4 मेथड्स हैं। दो मेथड हमने इनको कहते हैं डायरेक्ट मेथड्स टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और ये दो मेथड हमने सीखने हैं आज के लेक्चर में। इनको हम कहते हैं गॉस सीडल मेथड और गॉस जैकोबी मेथड। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, आपको अब दूसरी स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, sir. क्या लिखा हुआ है? Sir, iterative method for system of equations. गुड, इसका मतलब है कि जो फाइल मैंने चेंज की आपको नजर आ रही है। दैट्स वेरी गुड। सो हमने शुरुआत इस फ्लो चार्ट से की है। आज के लेक्चर की जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए स्पेशली मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमारा लेआउट है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए, और इसमें डायरेक्ट मेथड्स, आइटरेटिव मेथड्स, डायरेक्ट दो मेथड पढ़ चुके हैं और दो मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स सी आइटरेटिव मेथड्स फॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कुछ सिचुएशंस ऐसे आती हैं, जैसे आपने सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जिनको हम डायरेक्ट तरीके से हल नहीं कर सकते थे, और उनके लिए एक ही एक चॉइस बचती है जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस है या न्यूमेरिकल मेथड्स हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं, जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लॉन्ग हो जाए, या सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपने देखा गॉस एलिमिनेशन मेथड या फिर गॉस जॉर्डन मेथड, आपको मैथमेटिक्स काफ़ी करना पड़ता है। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको कि न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो इम्पोर्टेंस है वो कंप्यूटर के साथ साथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुई है। तो कंप्यूटर के साथ अगर हम इन मेथड के सॉफ्टवेयर बना लें और इनके मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम्स बनाते हैं तो ये रिजल्ट्स हमें जल्दी दे देते हैं। तो मतलब ये है कि ये जो आपके पास मेथड्स हैं, इनको आइटरेटिव मेथड्स जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है ड्यू टू जो कंप्यूटर। तो यही लिखता है ये, देर आर occurrences when direct methods like Gauss elimination या फिर Gauss Jordan are not the best way to solve a system of equations. An alternative approach is to use an iterative method. So ये जो करंट सेक्शन है इसमें हम iterative methods को डिस्कस करेंगे। Here are some prerequisites of iterative methods। कुछ इस iterative method के prerequisites हैं, मैं आपके सामने करता हूँ वो prerequisites क्या हैं। These are the prerequisites कि आपने मैट्रिक्स को रिवाइज करना है, डिटर्मिनेंट्स आपको आने चाहिए, रिवाइज मैट्रिक्स नॉर्म्स, कुछ ये चीज़ें मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा, आपने ये नहीं पढ़ी होंगी। अप्रोक्सीमेट टू द सोल्यूशन ऑफ सिंपल सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय इटरेटिव मेथड एंड असेस कन्वर्जेंस प्रॉपर्टीज ऑफ इटरेटिव मेथड। ये कुछ इसके हमारे लर्निंग आउटकम्स होंगे, ये कुछ प्री रिक्विजिट्स है, ये आपको आने चाहिए। और ये वाले जो है ना आपके पास कन्वर्जेंस प्रॉपर्टीज होंगी आइटरेटिव मेथड की, ठीक है। सो आइटरेटिव मेथड्स, सपोज करते हैं कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जैसा कि हमने पढ़ते आ रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ऑफ अननोन है, और ये राइट हैंड साइड होती है आपकी इक्वेशंस की।
Okay, the aim here is to find a sequence of approximations which gradually approach x. आपको याद है कि हम जब न्यूमेरिकल एनालिसिस शुरू किया था तो हम मुख्तलिफ मेथड्स जब पढ़ते थे तो हर मेथड में हमें आइट्रेशंस लेनी पड़ती थी। हर मेथड एक गैस से स्टार्ट होता था, जैसे न्यूटन राफसन है, सीकेंट है, रेगुलर फाल्सी है, तो हर मेथड को स्टार्ट करने के लिए गैस चाहिए होता था। फिर उस गैस से हम फर्स्ट इटरेशन निकालते थे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। बिल्कुल सेम प्रोसीजर अब इधर होगा कि हम भी यहाँ पे एक सीक्वेंस निकालेंगे। अब ये सीक्वेंस किस चीज की है? अप्रोक्सीमेशंस की है, क्योंकि अब हम जो आंसर निकालेंगे वो अप्रोक्सीमेट आंसर होगा। तो ये इसलिए कहते हैं दिस इज सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशंस। और ये सीक्वेंस क्या करेगी? ग्रेजुअली अप्रोच टू एक्स, उस एग्जैक्ट वैल्यू के करीब चलती जाएगी ना, आहिस्ता आहिस्ता। जो जो आप इटरेशन ज्यादा करते जाएंगे आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट के करीब चला जाएगा। We will denote these approximations. अब हम इन approximations को इस तरह डिनोट करेंगे आगे कमिंग सारी स्लाइड्स के अंदर कि x ऑफ 0, जैसे आप वहां पे x नॉट लिखते थे नीचे सब स्क्रिप्ट में, बस अब हम इस 0 को सुपर स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं। दिस x ऑफ 0 मींस इनिशियल गैस या फिर स्टार्टिंग वैल्यू। x ऑफ 1 मींस फर्स्ट आइटरेशन के बाद जो आपकी अप्रोक्सीमेशन आई। x ऑफ 2 सेकंड अप्रोक्सीमेशन के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी। इसी तरह एक्स के एंड सो ऑन। तो ये पूरी एक सीक्वेंस ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा। लिखा भी है दैट वेयर एक्स ऑफ 0 इज इनिशियल गैस एंड होप इज दैट आफ्टर a short while these successive iterates will be so close to each other that the process can be deemed to have converged to the required solution x। वही बात है कि x of 0 हमारी इनिशियल गैस होता है और इसके बाद हम x1, x2, x3 मुख्तलिफ आइट्रेशंस करते जाते हैं और फिर वो आइट्रेशंस आहिस्ता आहिस्ता किसी एक सोल्यूशन की तरफ कन्वर्ज करेंगे। सो इट मींस दैट आइट्रेटिव मेथड क्या होता है? आइट्रेटिव मेथड इज दैट इन विच अ सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशंस, जिनको हम आइट्रेट्स भी कहते हैं, इज प्रोड्यूस्ड। एक सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन प्रोड्यूस होगी। ये है इस का की पॉइंट जो अपने ध्यान में रखना है। The method is successful if these iterates converge to the true solution of the given problem। और ये मेथड कब सक्सेसफुल रहेगा? जब आपके पास सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। अगर सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी तो ये प्रॉब्लम जो है ये मेथड सक्सेसफुल नहीं रहेगा। इट इज कन्वीनियंट टू स्प्लिट। अच्छा, अब शुरू हो गए हैं मैट्रिक्स। दो मेथड अपने पढ़ने हैं, गॉस सीडल एंड गॉस जैकोबी। देखिएगा जरा कि इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई है। You are going to learn very interesting things in this class also। एक मैट्रिक्स है, हम उसके 3 हिस्से बनाते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? स्प्लिट मैट्रिक्स इनटू 3 पार्ट्स, L प्लस D प्लस U। ये नाम भी बड़े सोच समझ के रखे हैं हमने। L क्या है? कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A बिलो द डायगोनल एंड जीरोस एवरी एल्सवेयर। तो L कहता है जो है ये कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, इसमें ए के ऐसे एलिमेंट्स होंगे स्ट्रिक्टली बिलो द डायगोनल, जो कि डायगोनल के नीचे वाली तमाम एंट्रियां होंगी। इसका मतलब है कि एल के अंदर डायगोनल की एंट्रियां और डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स की एंट्री सब जीरो होंगी। सिर्फ ए के मतलब अगर ए 9x9 मतलब 9 एंट्रीज है, 3x3 का मैट्रिक्स है, तो एल के अंदर आपकी 3 एंट्रियां आएंगी, बाकी 6 एंट्री जीरो होंगी, 3 डायगोनल की और 3 डायगोनल के ऊपर की। तो जो लोअर है वो एक एंट्रियां आ जाएंगी। सिमिलरली जो डी है इसका दूसरा पार्ट, उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ डायगोनल एंट्रीज होती हैं, तो ये इसकी एंट्रीज वही होंगी जो ए की डायगोनल में होंगी, बाकी 6 एंट्रीज इसकी भी जीरो होंगी। अगर हम U देखें तो U को हम कहते हैं कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए स्ट्रिक्टली अबव द डायगोनल। उन तमाम एलिमेंट्स को U में लिखेंगे जो डायगोनल के ऊपर होंगे। अब डायगोनल भी छोड़ दिया, डायगोनल के नीचे भी 3 एलिमेंट छोड़ दिए, तो बाकी जो बचे 3 अपर एलिमेंट्स वो U के अंदर आएंगे। तो इसका मतलब है कि 3 एंट्रियां L में होंगी, 3 एंट्रीज D में होंगी और 3 एंट्रीज U में होंगी। और अगर एक मैट्रिक्स 3x3 का है तो इस तरह इसकी 9 एंट्रीज पूरी हो जाएंगी। और अगर मैट्रिक्स 2x2 का है तो फिर आपके L में कितनी एंट्रीज होंगी, कुछ आप ये
गैस कर लें फिर L प्लस D प्लस U बनेंगे तीनों फिर 2x2 के ही मैट्रिक्स। उसमें फिर L में एक आ सकती है, D में 2 और U में 1, तो टोटल 4 एंट्रीज होंगी। ओके, ये एक LU डिकम्पोजिशन होती है, आपके कोर्स में नहीं थी इसलिए आपको ये नहीं पढ़ाएगी, वरना ये भी एक डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें हम LU से लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं हम किसी भी मैट्रिक्स के, और उस तरीके से हम इसको हल कर लेते हैं। तो ये एक टेक्निक है जो कि आपकी आउटलाइंस में नहीं थी, दैट्स व्हाई आई हैव स्किप दिस। ये बात कर रहा है, आपको समझा रहा है कि ये L और U वो मैट्रिक्स नहीं है, ना ये लोअर है एंड अपर है। अच्छा एग्जांपल अब देखें जरा आप सबसे पहले, ये आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए। अब ए की एंट्रीज अगर आप देखें टोटल 4 एंट्रीज हैं, 3 -4 2 एंड 1। अगर हम L में देखें तो वी हैव ओनली 1 एंट्री, क्योंकि L का मैंने कहा था कि L कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए स्ट्रिक्टली बिलो द डायगोनल। अब ये है डायगोनल, डायगोनल के बिलो कौन सा एलिमेंट है, ओनली 2, तो मैंने यहाँ 2 लिखा। और आगे क्या लिखा हुआ है, आगे अगर आप देखें जीरोज एल्सवेयर, कि उस 2 को छोड़ के बाकी सारे क्या हैं, 0 हैं। अब डी पे आए, डी क्या लिखा, डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसकी अब डायगोनल एंट्रीज 3 और 1 है, जो डायगोनल एंट्रीज हैं, तो कंसिस्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए, इसलिए यहाँ पे 3 1 आया। अब डायगोनल मैट्रिक्स में बाकी जो अब एंट्रीज हैं वो 0 हो जाएंगी, एल भी बन गया, डी भी बन गया। What we left out? U. U consists of element of A strictly above the diagonal. ये diagonal है और diagonal के ऊपर सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि -4 है। तो दिस इज, तो हमने A को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, L प्लस D प्लस U। नीचे आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 3x3 का, जो कि है 2 -6 1 3 -2 0 4 -1 एंड 7। अगर आप L को देखें तो अब L के अंदर 3 एंट्रीज हैं, ये वाली 3 4 -1 जो डायगोनल के नीचे हैं, ये है डायगोनल, और डायगोनल के नीचे जो एंट्रीज हैं वो 3 है, बाकी 6 एंट्रीज 0 हो गई हैं। D अगेन वी हैव डायगोनल एंट्रीज, और U में आपके पास अपर जो डायगोनल के ऊपर एंट्रीज हैं -6 और 1, ये 3, तो ये हमने यहाँ पे लिखी हैं, दिस इज U। तो इसका भी हमने बड़ी आसानी से L D और U बना लिया। ये स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? हमने अभी तक एक मैट्रिक्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करना सीखा है, L प्लस D प्लस U। कोई चीज पूछनी है यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ओके, होपफुली कि आपको ये चीज सिंपल थी, अंडरस्टैंड हो गई है। आगे चलते हैं। ये देखें, एक जनरली हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स था A, जिसमें ये 9 एंट्रीज हैं, ब्लैक डॉट्स आर एंट्रीज। L में ये 3 डॉट्स आते हैं, लोअर ट्रायंगुलर डायगोनल के जो नीचे एलिमेंट्स हैं, बाकी सब एंट्रीज 0। D में जस्ट डायगोनल एंट्रीज आती हैं लाइक दैट, और बाकी अपर U में आपके पास ये 3 आएंगी। तो मिल ये 3x3 का हमने लिखा हुआ है। डेफिनेटली हम हाथ से जो प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे ज्यादातर वो 3x3 के होंगे, इसीलिए आपने 4x4 का खुद करना है, कि उसके L T और U इस तरह डॉट्स करके आपने खुद बनाने हैं, और ये आपका छोटी सी असाइनमेंट होगी। तो पहला मेथड है भाई जैकोबी आइटरेशन मेथड, या गॉस जैकोबी मेथड जिसको हम कहते हैं। द सिंपलेस्ट iterative method is called Jacobi iteration, and the basic idea is to use A is equal to L plus D plus U partitioning of A to write AX is equal to B in the form। अगर आप देखें तो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, AX is equal to B थी। अब A की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ L plus D plus U, तो अब जो AX is equal to B था, उधर सारा कुछ आ जाएगा आपके पास L प्लस डी प्लस यू इंटू एक्स। उसमें से सिर्फ मैंने D वाली टर्म इधर रखी है, बाकी दोनों टर्म्स में ना इधर ले गया हूं, तो ये एक फार्मूला सा बन गया है। इज इट क्लियर? ओके, आई होप
you have problem in this expression? Raise your hand. ये expression clear है आप लोगों को? Write in the chat box or okay, please write in the chat box. You got clear about this expression? ये क्वेश्चन कैसे बना? दूर नजफ कह रही हैं नहीं, अच्छा क्लियर है ये सरजमाद अली सारे काफ़ी स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि इनको ये क्लियर हो गया है। ओके, वन स्टूडेंट था मेरे ख्याल में कि जिसको प्रॉब्लम है, आई एम गोइंग टू रिपीट इट कि ये देखें ax इक्वल टू b है और a को हम ये लिखेंगे l प्लस डी प्लस यू, तो यहाँ a को ये रिप्लेस कर दें l प्लस डी प्लस यू इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, तो उसमें से ना डी एक्स वाली टर्म इधर रखें, बाकी दोनों टर्में दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये आ जाएगा माइनस l प्लस यू इंटू एक्स प्लस बी। ओके, जैकोबी इटरेशन में हम इसको यूज करेंगे, वी यूज दिस इक्वेशन एज द मोटिवेशन टू डिफाइन द आइटरेटिव प्रोसेस। अब हमने आइटरेटिव प्रोसेस डिफाइन कर दिया, ये लिख दिया k प्लस वन, जैसे आपने न्यूटन राफसन पढ़ा था कि k प्लस वन, इधर हमने k लिख दिया। तो अब ये इटरेशंस हो गई ना कि अगर हम k को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x1 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है x ऑफ 0, यो हमें गैस देना पड़ेगा। तो कोई भी अब 3x3 सिस्टम है, हम उसके d पहले मैट्रिक्स बनाएंगे, l बनाएंगे, u, 3 मैट्रिक्स बनाएंगे और इन तीनों को फिर हम यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे, which gives x of k plus 1। अब ये इटरेशन आपको पता है, जब हम x of 0 पुट करेंगे तो x of 1 मिलेगा, x of 1 पुट करेंगे x of 2 मिलेगा, 3 पुट करेंगे 4 मिलेगा एंड सो ऑन, एक सीक्वेंस बनना शुरू हो जाएगी जैसा कि मैंने शुरू में बात की थी। तो दिस विल गिव्स xk plus 1 as long as d has no zeros down its diagonal, this is as long as d is invertible। मतलब यह है कि ये आपका कब तक काम करेगा, जब d इन्वर्टेबल हो, मींस d का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आपको रिजल्ट्स निकलेंगे तो आपको फिर डेफिनेटली d को इन्वर्टेबल होना चाहिए, अदरवाइज तो ये सिंगुलर बन जाए तो फिर तो हम इसको डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते ना, इसका इन्वर्स नहीं होगा। This is Jacobi iteration for you. Here is the key point. Jacobi iteration के लिए the Jacobi iteration for approximating the solution of ax equal to b, where आपने क्या करना है, a को l plus d plus u रखना है, is given by, अब मैंने d को भी तो डिवाइड कर दिया है ना दूसरी तरफ, तो ये अब ये माइनस डी इनवर्स आपको नजर आ रहा है हर जगह पे, ये देखें डी इनवर्स, क्योंकि d जब इधर जाएगा तो डी इनवर्स हो जाएगा, d inverse l plus u x of k plus d inverse into b। So this is Jacobi iteration method। अभी हम एग्जांपल की तरफ भी आने वाले हैं। If you have again any question, raise your hand। कोई भी सवाल आपने पूछना हो तो आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं। जी शाबाश, हाँ जी, अब्दुल्ला नजीर हैं, कौन है? एनी क्वेश्चन, या फिर हम एग्जांपल की तरफ चलें। लेट्स सी व्हाट यू सी। यस, अब्दुल्ला नजीर, क्या पूछना चाहते हैं आप? अब्दुल्ला नजीर, आपको मेरी आवाज आ रही सर है? ये जो हम जी जी ये यहाँ पे जहाँ पे हमने लिखा है वी यूज दिस इक्वेशन एज अ मोटिवेशन टू डिफाइन दैट, इसके नेक्स्ट जो लिखा है वो कैसे लिखा है, x की पावर k प्लस 1 और दूसरी साइड पे k है, ये खुद एक हमने पे एक, ये खुद हमने आइटरेटिव प्रोसेस बनाया है, ठीक है। देखिए ना, अब ये तो लाजमी बात है कि एक जगह k लिखना है, एक जगह k प्लस 1 लिखना है। उसकी वजह ये है कि अब ये प्रीवियस और ये नेक्स्ट, एक आइटरेशन शुरू हो जाएगी ना यहाँ से, ठीक है। सही बस सही समय लग गया। हाँ, थैंक यू। ओके अब्दुल्ला, गुड क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। अगर किसी और को कोई चीज पूछनी है, यस यू कैन आस्क, क्योंकि इसके बगैर हम आइट्रेशन शुरू नहीं कर सकते थे, इस वजह से हमने इधर इधर आइट्रेशंस की हैं। ये इस x को x ऑफ k से रिप्लेस किया और x को नेक्स्ट वैल्यू से रिप्लेस किया। ओके स्टूडेंट्स, आए फिर हम एक एग्जांपल करते हैं जैकोबी मेथड की। एग्जांपल, use the Jacobi iteration to approximate the solution
x is equal to x1, x2, x3 of 8, 2, 4, 3, 5, 1, 2, 1, 4 into x1, x2, x3 is equal to -16, 4 and -12. आप लोगों के पास अब पेन और कॉपीज अपने पास होनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ आपने ये कुछ प्रोसेस करना भी है। दिस इज द इनिशियल गैस, ये हमने इनिशियल गैस दे दिया है कि x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, 0 है। अगर ये गैस ना दिया हो तो आप कोई भी 0, 0 ले सकते हैं, 1, 1 ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, कोई भी आप गैस इसका ले सकते हैं। तो आप डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम जैकोबी मेथड यूज करें, हमें 3 मैट्रिक्स बनाने पड़ेंगे, एक एल, डी और यू। तो जल्दी से चैट बॉक्स में जरा ये आपके सामने जो मैट्रिक्स लिखा हो इसका एल मैट्रिक्स तो लिखें चैट बॉक्स में। देखते हैं सबसे पहले कौन लिखता है जी। इसका एल मैट्रिक्स क्या बनेगा, क्या एंट्रीज आएंगी एल मैट्रिक्स की? शाबाश, 3, 2, 1, वेरी गुड फ्रॉम Yavish। समाद अली यस, 3, 2, 1। इकरा भी 3, 2, 1 यस। इसका मतलब है कि वो चीज आप सीख गए हैं। गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अब जरा डी की एंट्रीज देखें क्या होनी चाहिए। 8, 5, 4 Yavish, गुड। Yavish ने बहुत जल्दी आंसर किया है। डायगोनल एंट्रीज डेफिनेटली 8, 5, 4 होंगी। इसका मतलब यस समाद अली 8, 5, 4। So what about you? 2, 4, 1 yes Mavish। So yes Samad, 2, 4, 1। So हमने A, L, U और D बना लिए। अगर हम आगे चलें तो तो हम डायरेक्ट मैथड की तरफ चलते हैं। ये आपका D बना हुआ इन दिस केस 8, 0, 0, 0, 5, 0 एंड 0, 0, 4। और ये L प्लस U, मैंने L और U को प्लस कर दिया। ये L था और ये U था, बस डायगोनल एंट्री 0 कर दी। सो दिस इज L प्लस U। ये आप फौरन एक नजर में लिख भी सकते हैं खुद भी। तो जैकोबी मेथड के लिए हमने ये 2 लिखे। फर्स्ट इटरेशन हमने की कि डी एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस L प्लस U एक्स ऑफ 0 प्लस B। अब एक्स ऑफ 0 हमने कहा हुआ है कि हमारा इनिशियल गैस है। D ये मैट्रिक्स यहाँ पुट कर दिया मैंने 8, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 4। ये आ गया x1 of 1, x1 of 1। अब क्योंकि x 3x3 मैट्रिक्स सॉरी 3 जो सिस्टम था वो 3x3 का था, मींस 3 अननोन थे, इसलिए ये कॉलम वेक्टर में 3 है एलिमेंट्स हैं। इसको मैं लिखा x1 of 1, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। x2 of 1 ये x2 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। x3 of 1 ये x3 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। राइट हैंड साइड पे आते हैं तो L प्लस यू जो मैट्रिक्स हमें मिला था उसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो ये आपके पास L प्लस यू लिखा हुआ है। और इधर x ऑफ 0 मींस x1 ऑफ 0, x2 ऑफ 0 मींस सेकंड की इनिशियल गैस, थर्ड का इनिशियल गैस, और प्लस हमने ये राइट हैंड साइड पुट कर। अब देखें अगर ये 0, 0 है तीनों, तो फिर ये प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, तो ये एडिशन जो है ये सी के बराबर आ जाएगी -16, 4 और -12। नीचे लिखा भी है कि सिंस द इनिशियल गैस इज 0, टेकिंग द दिस इंफॉर्मेशन रो बाय रो वी सी दैट। अब अगर हम इसको इक्वेट करें तो मुजीब शाह जी, मुजीब क्या बात है। यस यू कैन अनम्यूट योर माइक मुजीब। मुजीब को आवाज आ रही है, आपने रेज हैंड किया है, प्लीज अनम्यूट योर माइक। आई थिंक मिस्टेकनली हो गया होगा क्योंकि उनकी आवाज तो नहीं आ रही मुझ तक। ओके स्टूडेंट्स, बैक टू द आइटरेटिव प्रोसेस। ये अगर देखें आप तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, नो दिस राइट साइड में सिर्फ ये टर्म बची है -16, 4, -12। अब अगर हम इनको देखें डायगोनल मैट्रिक्स का फायदा ये हुआ कि 8x1 फौरन आ गया -16, 5x2 4, 4x3 हमारे पास आ जाएगा 12 के बराबर। ओके so here we get x1 of 1 is equal to -2, x2 of 1 is equal to 0.8 and x3 of 1 is equal to -3। तो ये हमारे पास
फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गई है इक्वेशन की. So we have x of 1 which is equal to x1 of 1, x2 of 1 and x3 of 1. We have -2, 0.8 and -3 as an approximation to x. G, any question from the first iteration? Students, no question. चलें फिर हम आगे चलते हैं. I think there is some going on in chat box. What's there? No sir. Okay. Second iteration, dx2 is equal to minus l plus u x of 1 plus b. ये आपके पास dx2 बन जाएगा. अगेन d मैट्रिक्स सेम है, l plus u सेम है. चेंजिंग क्या होगी, x1 of 1, x2 of 1, x3. ये आप देखें ना, अपडेट हो गया मैट्रिक्स x of 1. अब आपको थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी. अगेन इसमें अब x1 of 1, x2 of 1, x3 of 1 की वैल्यू आप पुट कर दें और फिर आपके पास कुछ ये रिजल्ट्स आ जाएंगे. जैसे देखें 8x1 of 2 is equal to -2x2 of 1 -4x3 of 1 -16. सो यहाँ से x1 of 2 आपके पास आ गया -0.7. सिमिलरली फ्रॉम हेयर वी गेट 5x2 of 2. अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें वी हैव -3x1 of 1 -x3 of 1 प्लस दिस 4. So we will get 2.6 or 4x3 of 2 is equal to -2x1 of 1 -x2 of 1 -12. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें we will get -2.2. तो ये हमारे पास देखें x1 x1 of 2 x2 of 2 और x3 of 2 तीन वैल्यूज हमारे पास आ गई. So we get the second approximation of this matrix x of 2 is equal to this x1 of 2 x2 of 2 and x3 of 2 is equal to -0.7, 2.6 and -2.2. Okay. थर्ड इटरेशन में dx of 3 यहाँ पे थर्ड इटरेशन आ जाएगी और यहाँ पे x2 अब रिप्लेस हो जाएगा. सो प्रोसेस आपके सामने दोबारा रिपीट हुआ है. So we get 3 approximations at the third stage also. So students यहाँ पे कुछ चीजें आपको ना गौर करने वाली हैं कि ये इटरेटिव मेथड्स हैं. तो मैं थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के हवाले से आपको बात बताता चलूं. अगर आप देखें तो ये कोफिशिएंट सेम रहते हैं 854 क्योंकि ये यहाँ से आते हैं. दूसरी चीज ये कोफिशिएंट ये कोफिशिएंट ये कोफिशिएंट ये भी सारे सेम है क्योंकि ये अगेन l प्लस यू से आते हैं. तो l प्लस यू पता हो d पता हो तो बाकी अपडेट क्या हो रहा है, अपडेट ये अननोन्स हो रहे हैं. अब ये एक्सप्रेशन सेम रहेगा, ये एक्सप्रेशन भी सेम रहेगा, ये एक्सप्रेशन भी सेम रहेगा. तो इसलिए इनकी प्रोग्रामिंग करना काफी आसान हो जाएगी क्योंकि हमने जो नई वैल्यू होगी उसको मतलब नेक्स्ट इटरेशन में यूज करना है. तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में ये आराम से चीजें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं और जो आंसर हम हाथ से निकालने की कोशिश करें काफी लेंथी हो जाता है लेकिन कंप्यूटर हमें जल्दी आंसर दे देता है. जी, तो ये हमारे पास एक x of 3 आ गया -1.55, 1.66 and -3.3. More iterations. 3 iterations is plenty when doing these calculations by hand. ये कहता है कि जब कभी आप हाथ से काम करें तो 3 iterations काफी ज्यादा हो जाती हैं क्योंकि अब system of equation है. But the repetitive nature of the process is ideally suited to its implementation on a computer. यही जो बात अभी थोड़ी देर में कह रहा था क्योंकि आपने देखा कि अभी तक कोई आंसर रिपीट नहीं हुआ. अगर हम थोड़ा गौर करें x1 of 3 -1.55 है तो अगर हम x1 of 2 चेक करें तो ये था -0.7. इन दोनों में ह्यूज डिफरेंस है. अगर हम ये सेकंड वैल्यू देखें ये 2.6 है x2 of 2. अगर हम x3 of 2 देखें तो ये 1.66 है. अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. और अगर इसी तरह x3 थर्ड वैल्यू को भी देख लिया जाए तो जो x की थर्ड वैल्यू थी वो है -2.2 और इधर 3.3.
सो अभी तो रिपीटेड वैल्यूज तो नहीं आई आपकी, तो इस वजह से आपका जो यहाँ प्रोसेस है आइडियली रोकना नहीं चाहिए, लेकिन हाथ से आपने क्योंकि मेथड सीख लिया इसलिए कहता है कि हाथ से कैलकुलेशन 3 तक करना तो काफी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट्स रिपीट होना शुरू हो जाएं तो रेपिटेशन के लिए डेफिनेटली हमें इस प्रोसेस को कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इट टर्न्स आउट टू द नेक्स्ट फ्यू इटरेशंस आर, मैं आपको नेक्स्ट इटरेशन बताता हूँ। दिस इज x4। अब x4 देखें, इसमें ये x1 और 4 है, x2 है और x3 है। आपने कंफर्म करनी है, ये भी आपका टास्क है कि आपने x3 तो मैंने की हुई है, चौथी इटरेशन आपने ये कंफर्म करनी है, खुद कैलकुलेट करनी है ताकि आपको इस मेथड की वर्किंग भी समझ आए। इसके बाद ये x5 है, x5 x4 से निकला है। अगेन आप देखें तो रिपीटिशन अभी भी नहीं आ रही वैल्यूज के अंदर। दिस इज x6, सिक्स इटरेशन आपकी ये आ गई है। ये 6 तक आपने कंफर्म करना है टू 3 डेसिमल प्लेस, तो उसने डेसिमल प्लेस भी देखें कम कर दी है, वरना मैंने कहा था कि 4 डेसिमल प्लेस तक भी आप जा सकते हैं अगर मेंशन ना हो। लेकिन क्योंकि ये हम खुद कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो यहाँ हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने आप को कि हमारा जो आंसर है वो 3 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए। अगर हम आगे देखें तो ये 20th इटरेशन भी आपको नजर आ रही है जो कि -0.9959 x2 of 20 2.0043 and -2.9959 to a 4 decimal place. And after about 40 iterations, successive iterates are equal to 4 decimal place. Continuing the iteration even further causes the iterates to agree to more and more decimal place. The method converges to the exact answer. ये exact answer है भाई, -1 2 -3। ये कह रहा है कि जो हम आगे चलते जाएंगे तो ये आंसर -1 के करीब जाता जाएगा ना, एक स्टेज आएगी ये -0.999 हो जाए, तो ये कभी भी -1 नहीं देगा क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट आंसर दे रहे हैं। और दूसरा भी ये 2 के करीब जा रहा है, जैसे ये लिखा है 2.0043, आगे जाएंगे तो ये 0 हो सकता है और बढ़ जाए और बढ़ जाए, तो अगेन दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और तीसरा -3 है तो ये भी -3 को कन्वर्ज करेगा। इन शॉर्टली जो फर्स्ट वैल्यू है वो -1 को कन्वर्ज कर रही है, ये जो सेकंड वैल्यू है वो 2 को कन्वर्ज कर रही है, जो थर्ड है वो -3 को कन्वर्ज कर रही है। ओके जी, एनी क्वेश्चन? आप लोगों में से किसी ने कोई चीज पूछनी हो? यहाँ तक हमने एक जैकोबी इटरेशन किया है जी। मैविश सर हम कहाँ तक स्टॉप करेंगे इनको? कहाँ तक स्टॉप करेंगे? गुड, ठीक है, आप अनम्यूट करें, मैं बताता हूँ आपको। इसमें ऐसा होगा कि मोस्टली क्वेश्चन में बताया गया होगा कि आप परफॉर्म 2 इटरेशंस, परफॉर्म 3 इटरेशंस, परफॉर्म 4 इटरेशंस। तो क्वेश्चन में जितनी इटरेशंस कहीं जाएंगी आपने उतनी करनी है। अभी आपने मेथड सीखना है। हाँ, अगर आपने आंसर की तरफ जाना है और बाज़ का देखें अभी 20 तक भी आंसर इतना ज्यादा नहीं आया, तो फिर वही बात थी कि पिछली वैल्यू अगली वैल्यू के साथ रिपीट हो जाए। मतलब आप x19 जो निकालें और जो x20 निकालेंगे वो दोनों आपस में सेम हो जाएं, तो एक्चुअल स्टॉपिंग प्रोसेस ये होता है। ओके मैविश, होपफुली यू गॉट द पॉइंट। यस सर। ओके, थैंक यू। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था जैकोबी इटरेशन मेथड आप लोगों के लिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इससे पहले कि मैं थोड़ा आगे जाऊं, अगर आपको और क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। देयर इज नो क्वेश्चन, सो ये कुछ फिर आपके लिए एक टास्क है जैकोबी मेथड का। तो इसमें देखें सर ना, एक क्वेश्चन। जी 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 जरूर। सर अगर हम इसके आंसर तक जाने की कोशिश करेंगे तो हमने ये देखना है कि प्रीवियस और जो अपडेटेड है वो दोनों सेम हो, तो इसमें हमारे पास x1 x2 x3 तीनों की सेम होनी चाहिए या? हाँ, तीनों की सेम होनी चाहिए, यस यस, क्योंकि अब सर हमारे अगर एक अननोन आधे 3 की है, भी डिफरेंट होगी तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। फिर कोशिश करने के आगे जाना है, ठीक है। जी सर, ठीक है। हाँ, ठीक है, थैंक यू। वेलकम जी। अब्दुल्ला नजीर। सर इस तरह तो हम आइट्रेशन लेते जाएंगे,
20 तक आइट्रेशन लेते गए, आंसर तक पहुंचने की बहुत ज्यादा खपत करनी पड़ेगी, हैंड से करेंगे अगर तो। इनके कंप्यूटर पे करेंगे तो फिर तो हो जाएंगे। तो इसके लिए कोई प्रॉपर मेथड नहीं है कि हम इस आइट्रेशन को जल्दी से रिजॉल्व कर लें, मैंने जितनी कहा जल्दी हो जाए। आपको अब्दुल्ला की बात पहले मैंने कर दी थी कि ये मेथड देखो, उसने भी यही बात लिखी हुई थी कि ये मेथड जो हैं कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन के साथ ज़्यादा सूट करते हैं। तो अभी हम ये मेथड को सीख रहे हैं। एक्चुअल तो ये होता है कि इस मेथड को सीखने के बाद हम इस मेथड की प्रोग्रामिंग करें और बजाय इन प्रॉब्लम्स को हाथ से हल करने के इनको हम कंप्यूटर से हल करवाएं। ठीक है अब्दुल्ला? जी सही, ठीक है। हाँ, एक्चुअली ये मोटिवेशन है। अभी हमने सिर्फ इसकी ओके। वर्किंग सीखनी है ताकि 2-3 इटरेशन हमें पता चल जाए कि ये मेथड क्या है। इस मेथड तक जब तक हमें खुद इस मेथड की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हम प्रोग्रामिंग वाली साइड पे नहीं जा सकते। ओके ओके, सर, थैंक यू। हाँ वेलकम। चलें स्टूडेंट्स, फिर इंशाल्लाह से नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ओके।